जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। आज से हम लोग यूपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा 2025 तथा मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए इन्वायरमेंट की कक्षा आरंभ करने जा रहे हैं। आपको पता है कि इन्वायरमेंट एक जटिल टॉपिक है। एक्चुअली आपने पिछले कई बार परीक्षा में देखा होगा कि इन्वायरमेंट के सवाल किसी एक किताब से बन नहीं रहे, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार क्या इसको टैकल करना इतना कठिन है? आंसर से नहीं। अभी जो इन्वायरमेंट के सवाल बन रहे हैं उसमें से द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी एंड अलग अलग वेबसाइट से बनाए जा रहे हैं। ठीक है, तो हम अपने इस कक्षा के माध्यम से जो करेंगे आपके लिए वो 3-4 चीज़ करेंगे। पहला, इन सारे वेबसाइट्स से सवाल जिससे ही बनते हैं वहाँ से एक शॉर्ट नोट्स बना के आपको प्रोवाइड कराएंगे। फिर दूसरा, जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट इससे रिलेटेड है, यानी स्टैटिक प्लस करंट को मिक्स करके इन्वायरमेंट के सवाल बन रहे हैं ना, उसको यहाँ पे डालेंगे। तीसरा नंबर पॉइंट, यदि कोई भी PYQ में उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आया है उसको सारे डिस्कस, चाहे NDA के क्वेश्चंस हो, CDS के हो, CAPF के हो या अन्य किसी परीक्षा के सवाल हो, इससे आपके इन्वायरमेंट की 70% जो है वो सिलेबस कवर हो जाएगी यहाँ पे। हाँ, स्पीसीज इन द न्यूज जो होते हैं, यानी जो न्यूज में आते हैं स्पीसीज के बारे में, उस पर भी डिस्कस देंगे। खास बात यह है कि ये स्टैटिक प्लस करंट के लिंकिंग है। अर्थात जैसे मान लीजिए हमने आज वायु प्रदूषण पढ़ना है, तो वायु प्रदूषण से रिलेटेड स्टैटिक्स में क्या है और इधर क्या है। एक्चुअली समस्या क्या आ रही है ना कि अभी बच्चे क्या कर रहे हैं, ये कोई भी एक बुक लेते हैं और बहुत भारी सा बुक होता है, मान लीजिए 250-300 पेज का बुक है, वो आप पढ़ के गए, फिर विजन IAS के मैगजीन पढ़ के गए या किसी अन्य IAS के कोचिंग के मैगजीन पढ़ के गए, न्यूज़पेपर भी पढ़ रहे हैं, तो इतना लेंथी सिलेबस हो जाता है कि कुछ उतना याद भी तो नहीं रह पाता एग्जाम तक। तो हम इसी समस्या को सॉल्व करने के लिए क्या करने वाले हैं, फिर से एक बार समझ लीजिए ये क्लास का प्रारूप कैसा रहेगा। आज पहली कक्षा है, ध्यान समझ लीजिए। पहले सारे जितने भी वेबसाइट्स हैं, न्यूज आउटलेट्स हैं, सबसे जो इन्फॉर्मेशन है उसे गैदर करेंगे और एक शॉर्ट नोट में कन्वर्ट करेंगे, जो नोट आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। पॉइंट नंबर 2, जो बेसिक्स हैं उसे ही प्रोवाइड करवाए जाएंगे। PYQ को ऐड किया जाएगा, फिर मेंस के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लेंगे जो इससे रिलेटेड आएंगे। ठीक है, और इसी के साथ साथ जो है आपके आगामी परीक्षा से पहले एक प्रैक्टिस सेट बना लेंगे, जो हम 3-4 सब्जेक्ट्स कवर कराएंगे, जिसमें से एक इन्वायरमेंट, साइंस टेक एंड इकोनॉमी, ये केवल 3 चैप्टर, और एक पॉलिटी बनेगा तो करवाएंगे, नहीं बनेगा तो गारंटी नहीं दे सकते। लेकिन ये चीज़ एक इन्वायरमेंट, साइंस टेक एंड इकोनॉमी, क्योंकि इसके कंटेंट हिंदी माध्यम में अधिक उपलब्ध है नहीं, तो इसी को ध्यान में रखते हुए आज से हम अपनी कक्षा प्रारंभ करने जा रहे हैं। चलिए आइए, हम लोग का आज पहला टॉपिक जो होगा वायु प्रदूषण के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए, प्रदूषण क्या होता है आप सबको पता है। प्रदूषण जब भी आपका कोई भी अनवांटेड चीज़, अवांछनीय पदार्थ मिल जाए तो उसे प्रदूषण कहते हैं। चाहे हो सकता है वो प्राकृतिक के तरफ से आ रहा हो या मानव निर्मित हो रहा, दोनों चीज़ होता है। या तो प्रकृति ने कोई चीज़ मिला दिया जो ज़रूरत नहीं था इन्वायरमेंट में, या मानव निर्मित यानी हम लोगों ने मिला दिया, उसे प्रदूषण कहेंगे। ठीक है, अब प्रदूषण जो आपके होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं। या तो आप ध्यान से देखिएगा तो जो प्रदूषण आप कर रहे हैं वो या तो किसी बिंदु से आ रहे हैं, बिंदु समझ रहे हैं, जैसे या तो किसी जगह से ऑरिजिन उसके पास चल रहे हैं, जैसे यहाँ से निकल रहे हैं, ऐसे पास चल रहे हैं। और एक है गैर बिंदु स्रोत। इसका मतलब है कि वो चीज़ें कहाँ से आ रही है उसका एक जगह से आइडेंटिफाई करना मुश्किल है। अर्थात जैसे मान लीजिए सड़क पे धूल कण आ रहा है, तो हम कैसे पता करें जो सड़क पे धूल आ रहे हैं वो किसी इंडस्ट्री के हैं या फैक्ट्री के हैं या किसी घर के टूटने के हैं? नहीं पता कर सकते ना, क्योंकि उसके सोर्स बहुत वास्ट हैं। तो ऐसे जगह पे ये विस्तृत क्षेत्र से इसका निर्वहन हो रहा है, तो ऐसे समय पे इसको टैकल कर पाना, उसके प्रॉब्लम्स को हैंडल कर पाना आसान नहीं होगा। तो उसी तरह यदि बिंदु स्रोत पॉइंटेड है, उसका फिक्स है कहाँ से आ रहा है, जैसे मान लीजिए किसी का नाला घर से निकल रहा है, तो पता चलता है ना भाई कि नाला इस घर से निकल रहा है, तो इस घर पे यदि जाके कुछ लगा देंगे, मान लीजिए आपने यहाँ पे कोई फिल्टर वाला चीज़ लगा दिया, तो अब ये बाहर जो पानी आएगा वहाँ से फिल्टर होकर आएगा। तो यानी कि जो बिंदु स्रोत से निकल रहे हैं उसको हैंडल करना आसान है, गैर बिंदु स्रोत यानी नॉन पॉइंटेड जो है या जिनके सोर्स पता नहीं चल रहे उसे मुश्किल होता है। तो ये जो आपके प्रदूषण आ रहे हैं वो 2 तरीके से आ रहे हैं। ठीक है, तो आज जो है हम वायु प्रदूषण शुरू करने वाले, साथ ही इसके साथ जो है करंट के लिंकिंग होगी और बहुत सारे करंट अफेयर भी डिस्कस करेंगे। और हाँ, ध्यान रहे विजन IAS के मैगजीन को भी कवर कर लेंगे, उसके जितने भी इन्वायरमेंट के टॉपिक्स होंगे सारे के सारे
कवर किए जाएंगे। लगभग 50-60 लेक्चर के आसपास आप रख लीजिए, जाएगा टोटल, उतने में आपके हो जाएंगे। ये नोट्स भी आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। कुछ कमी रहे तो आप लोग ज़रूर सजेस्ट कीजिएगा बेस्ट, ठीक है। अब आइए ध्यान से देखते हैं। तो जो वायु प्रदूषण होते हैं ना, उसमें कुछ होते हैं, जैसे एक प्राथमिक सोर्स होते हैं, एक द्वितीयक होते हैं, एक मात्रात्मक होते हैं और गुणात्मक होते हैं। अब प्राथमिक स्रोत में क्या समझते हैं, जैसे कोई भी कण जो मौलिक रूप में आया है, मतलब जैसे मान लीजिए, जैसे हम कोई चीज़ DDT है या कोई भी ऐसा चीज़, जब हम उसे वातावरण में डालें तो वो उसी रूप में बना रह गया, उसको बोलेंगे वो प्राथमिक प्रदूषक है, यानी वो प्राइमरी पॉल्यूटर है। दूसरा, जब हम कोई चीज़ पर्यावरण में फेंके और वो रिएक्शन करके कोई दूसरा चीज़ जहरीला पदार्थ बना लिया, यानी ये A नाम के पदार्थ से जब B नाम का पदार्थ बना, तो इस पदार्थ को बोलेंगे द्वितीयक प्रदूषक। ये अंतःक्रिया के दौरान होती है। जैसे समझिए, एक होता है पैन, इसको बोलते हैं पायरोक्साइड नाइट्रेट। ये जो है, जब आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन मिलता है तो इससे बन जाता है पैन, यानी तो ये द्वितीयक प्रदूषक, ठीक है। मात्रात्मक प्रदूषक उसको कहते हैं जो आपके इन्वायरमेंट में, जैसे मान लीजिए आपको पता है नाइट्रोजन जो 78% है, ऑक्सीजन कुछ परसेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड कुछ परसेंट है, मान लीजिए, और इसकी मात्रा बढ़ गई इन्वायरमेंट के अंदर, तो ये क्या है, मात्रात्मक प्रदूषण। ये आमतौर पे जो है, इसमें प्राकृतिक की सांद्रता बढ़ जाती है, वही गुणात्मक प्रदूषण। गुणात्मक प्रदूषक उसको कहते हैं जिसमें हम किसी चीज़ को जब डालते हैं, हमारे ह्यूमन के द्वारा बनाए गए चीज़ों को जब हम डालते हैं तो वो गुणात्मक प्रदूषक कहलाते हैं। तो उम्मीद है आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए। और हाँ, साथ ही साथ हम रिवीजन भी करते चलेंगे ताकि आपको दिक्कत ना हो, याद करने में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आए। फिर से देखते हैं, अभी हम लोगों ने पढ़ा प्रदूषण किसको कहते हैं, 2 स्रोत, बिंदु स्रोत, गैर बिंदु स्रोत। इसमें 3 है, प्राथमिक, द्वितीयक, मात्रात्मक, गुणात्मक, ये 4 हमने पढ़ लिए। अब हम समझते हैं, एक करंट अफेयर का टॉपिक लेते हैं, क्योंकि इससे संबंधित 2-3 बार मेंस में प्रश्न पूछेंगे और एग्जाम में पूछने के चांसेस भी हैं, ठीक है। अब आइए हम जो पॉइंट उठाते हैं वो है पराली जलाने की घटना। देखिए, आप सबको पता होगा पराली जलाने का घटना जो है, आप हमेशा सुनते होंगे कि जब भी धान या गेहूं की कटाई होती है तो कटने के बाद जो ये उसका नीचे वाला भाग बच जाता है, क्योंकि ट्रैक्टर से कटाई हुई तो ये फसल का ऊपर वाला भाग उन्होंने काट लिया और नीचे वाला जो इतना सारा खरपतवार बच गया, इसको जलाने को ही पराली जलाना कहते हैं, ठीक है। इसके कारण क्या होता है, जिसमें 74% पंजाब, फिर मध्य प्रदेश में जल रहे, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश वगैरह में जलाए जा रहे हैं। इसके कारण जो भी उसके बगल के शहर, खासकर दिल्ली जो है, वहाँ पे ये प्रदूषक पदार्थ पहुँच जाएंगे और ये क्या करते हैं, इस यहाँ के पूरे शहर के वातावरण को ख़राब कर देते हैं। अब सवाल ये उठता है कि भाई वहाँ जो लोग रह रहे हैं उनके जीवन में तो काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही है। अब कुछ डाटा यदि हमें पता रहे क्या प्रॉब्लम्स आ रही, तो हम आंसर्स राइटिंग में इसका यूज कर सकते हैं, खासकर इस डाटा का। जैसे समझते हैं, यदि आपने 1 टन, मान लीजिए आपने 1 टन पराली को जला दिया, तो जब आप 1 टन पराली जलाओगे ना, 2 kg सल्फर डाइऑक्साइड निकल जाएगा, ठीक है, 3 kg पर्टिकुलर मैटर्स, 60 kg कार्बन मोनोऑक्साइड, और ध्यान से देखिएगा तो आपको पता चलेगा 1460 kg जो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा और 199 kg राख। फिर समझिए, यदि आपने 1 टन पराली को जलाया है तो आपका 2 kg सल्फर डाइऑक्साइड, 3 kg पर्टिकुलेट मैटर और 3 दूनी 6 मल्टीप्लाई के लिए 60 kg आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, 1460 kg कार्बन डाइऑक्साइड और 199 kg राख निकलेगा। आप कल्पना कर सकते हैं कि इतने के बाद कितनी समस्या उत्पन्न होती होगी समाज में। एक आंकड़ा कहता है कि यदि आप सिगरेट पीते हैं तो आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी हर साल 1.4 घट रही है हर एक साल, लेकिन आप दिल्ली में धुआं ले लेते हैं ना नाक के द्वारा, तो आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 2 साल हर साल घट जाएगी। अभी समझिए, मैं ये आंकड़े की बात कर रहा हूँ, कोई रिपोर्ट आ रही है उस पर मैं डिस्कस करूँगा, आप समझ सकते हैं। यानी सिगरेट पीने से ज़्यादा खतरनाक है दिल्ली में धुआं लेना, मतलब सांस जो आप हवा में ले रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए इस चीज़ को डिस्कस करना जरूरी है। अब सवाल ये उठता है कि क्या इसके कोई उपाय नहीं है, तो भाई उपाय तो हैं। पहला, आप एक काम कीजिए भैया, यदि आपको मैटर को सल्टाना है तो आप फसल को क्या करिए, अवशेष को प्रबंधन की टेक्निक लगा दीजिए। अवशेष प्रबंधन की टेक्निक से क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए आप कहिए कि आप एक काम करो, ये जो आप काट रहे हो ना, ये जो पराली बच रहा है ना, आप उसको इसका सही से यूटिलाइज कर लो, कहीं पे यूज कर लो, या तो ये गाय के लिए भूसा बन जाता है या कुछ और भी,
इसके बदले हम आपको सब्सिडी देंगे। जैसे आपको ट्रैक्टर खरीदना है, आप हमको बताइए, एक तरह क्रेडिट सिस्टम है, जैसे वाटर क्रेडिट सिस्टम है। आप हमको दिखाइए कि आपने 100 केजी पराली को इस तरीके से मैनेज किया, हम इसके बदले आपको 1 पॉइंट देंगे, 2 पॉइंट देंगे। फिर आप इस पॉइंट का यूज करिए ट्रैक्टर खरीदने में, अलग चीज़। इससे 2 चीज़, एक तो आपका प्रोडक्शन बढ़ रहा है, दूसरा कंट्रोल भी हो रहा है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, पहला आपका जो फसल का अवशेष है उसको मैनेज करिए, दूसरा सब्सिडी प्रोवाइड करिए उसी मैनेजमेंट के आधार पे क्रेडिट देके, फिर फसल का विविधीकरण कीजिए। ध्यान समझिए, अब आप कुछ ऐसा कीजिए जिससे जिससे आप फसल जैसे उत्पादन करें, केवल केवल कोई खास फसल का उत्पादन न करके फसल अलग अलग उपजाइए। जैसे क्या होगा कि वहाँ पे उस एरिया में लोगों की इनकम भी बढ़ेगी, और वहाँ पे क्या होगा, पैसे की एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा, और दूसरी बड़ी बात है कि पराली जलाना में भी मैनेज हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा एक टेक्निक उसको बोलते हैं प्लेटीकरण। प्लेटीकरण में क्या होता है ना कि वही पराली से प्लेट बनाते हैं और उसका एनटीपीसी में कोयला की जगह पे ईंधन के लिए प्रयोग होता है। जैसे ये जो आपको पता है ये दहन अच्छा करते हैं, तो जब आप इसको प्लेटीकरण कर लीजिएगा उसी पराली का, तो उस पराली का यूज आप कर सकते हैं एनटीपीसी वगैरह में दहन के लिए। इससे वहाँ का इनकम भी बढ़ेगी और वो प्रदूषक भी कम होगा। लेकिन ये आसान नहीं है, क्योंकि सरकार को इसको प्रमोट करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। एक है पूसा बायो डिकम्पोजर, ये 3 टेक्निक्स का अक्सर यूज रहा है, ये 20 दिन के अंदर उसको डिकम्पोज करें। लेकिन दिक्कत ये है ना कि अभी हो क्या रहा है कि अभी आपने फसल काटी और अगली फसल के बीच में, बुआई के बीच में ज़्यादा समय रहा नहीं, तो इसके लिए आप एक काम और भी कर सकते हैं कि ऐसा बीज उन्नत किस्म का डेवलप कर सकते हैं जो इतने दिन के बीच के गैप को मैनेज कर ले। और इसके लिए आप जैसे आपने सुना होगा BT के बारे में, यानी कि आप उसको जेनेटिकली इंजीनियरिंग कर लीजिए, कुछ ऐसा कर लीजिए जिसके कारण वो ऐसे से हैंडल हो सके। तो ये 3-4 चीज़ें, फिर से कुछ डाटा पर ध्यान दे देंगे, देखिए, ताकि याद हो जाए। मेरे पीछे पीछे बोलिए, आपको याद हो जाएगा। यदि आप 1 टन जलाते हैं ना, तो आपको 2 kg निकलता है सल्फर डाइऑक्साइड, 3 kg पार्टिकुलेट मैटर, 60 kg कार्बन मोनोऑक्साइड, 1460 kg कार्बन डाइऑक्साइड और 199 kg राख निकलता है, ठीक है। मैनेजमेंट आप ऐसे कर सकते हैं। अगला है कि जो आपका गंगा का मैदान है, गंगा का मैदान तो समझ जाएंगे, जो भी गंगा नदी के आसपास के मैदान है, वहाँ पे भी वायु प्रदूषण क्या क्या कारण है, खासकर दिल्ली वगैरह में। तो वहाँ पे जो है, एक है वाहन उत्सर्जन। वाहन उत्सर्जन से तात्पर्य है जैसे जो गाड़ी है वो उत्सर्जन जो कर रही है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एक जो आपकी CSE है ये कहता है कि 50% जो है वाहन उत्सर्जन का योगदान है, ठीक है। उसी तरह IIT कानपुर कहता है कि 40% जो है आपका पार्टिकुलेट मैटर जो है केवल वाहन उत्सर्जन कर रही है, और 81% नाइट्रोजन के ऑक्साइड यानी गाड़ी के तरफ से। इसके लिए दिल्ली सरकार ने ऑड इवन टेक्निक लगाई। ऑड इवन टेक्निक चाइना में काफ़ी सक्सेसफुल है। ऑड इवन का मतलब क्या है, जैसे सम संख्या वाली जो गाड़ियाँ हैं वो सम दिनों पे चलेगी, और विषम संख्या वाली गाड़ी विषम दिनों पे चलेगी। एक टेक्निक ये लगाया उन्होंने, ठीक है। अगला जो आपका औद्योगिक उत्सर्जन है वो सल्फर डाइऑक्साइड जो है उसको निकाल रही है। तीसरा जो निर्माण कार्य, निर्माण से जैसे कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, ठीक है, वो कहता है एक लंदन उत्सर्जन सूची आती है, उसमें कहता है कि जो आपका पार्टिकुलर मैटर 10 है ना, उससे 30% और पार्टिकुलर मैटर 2.5 8% निकलती है केवल यहाँ से निर्माण कार्य से। और भी कुछ रीजन है, जैसे क्लाइमेट चेंज हो गया, अब बारिश हो गई तो जिससे बिन मौसम बरसात हो रही है, तो उसके कारण भी दिक्कत ये आ रही है कि वो चीज़ें फंस के रह जा रही है। फिर एक कार्यान्वयन की बात, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, जैसे फंड मिला पर वो इशू नहीं हो पाया, अच्छे से यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है, ये सब समस्या, ठीक है। अब ध्यान समझिए कि ये तो तमाम प्रॉब्लम्स है, कौन कौन कितना योगदान करे, इसमें 1-2 डाटा याद रखिएगा, मेंस आंसर राइटिंग में काफ़ी यूजफुल होगा। दूसरे, अब समझिए इसके चुनौती क्या क्या है। पहला, आपका आर्टिकल 21 का हनन हो रहा है। आप ये बताइए कि आर्टिकल 21 के तहत किसमें का है, पर्यावरण का अधिकार है, कौन से केस में था वो। फिर है SDG 3 जो आपका है हेल्थ एंड वेलफेयर की बात करता है, वो भी प्रभावित हो रहा है, ठीक है। फिर IIT कानपुर का एक रिपोर्ट कहता है कि दिल्ली में ना 10,000 लोग हर साल मर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ वायु प्रदूषण के कारण, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। उसी तरह IIT कानपुर का रिपोर्ट है, शिकागो विश्वविद्यालय कहता है कि 11 साल लाइफ जो है एक्सपेक्टेंसी घट रही है दिल्ली में हर व्यक्ति का, ठीक है। उसके बाद एक है स्वच्छ वायु कोष, ये कहता है कि आपका $95 बिलियन का लॉस है हर साल केवल वायु प्रदूषण के कारण। ये तीनों डाटा याद रखिएगा ताकि आपको आंसर राइटिंग में यूज हो। पहला, स्वच्छ वायु कोष आपको कहता है कि आपको $95 बिलियन का लॉस है हर साल। दूसरा,
शिकागो विश्वविद्यालय जो अपनी रिपोर्ट में कहता है कि 11 साल आपकी लाइफ जो है घट रही है दिल्ली में। और दूसरा IIT कानपुर जो है अपनी रिपोर्ट में कहता है कि आप दिल्ली में रहने वाले प्रत्येक लोगों में 10,000 लोग का लाइफ हर साल डेथ हो रहा है केवल वायु प्रदूषण के कारण। ये 3 आंकड़े बहुत खतरनाक हैं और चौंकाने वाले हैं। इसके अलावा यातायात की दुर्घटना होती है, क्योंकि वायु प्रदूषण के कारण क्या है कि कुहासा में पूरा ऐसे से जम गया तो विजिबिलिटी लॉस भी होता है ना, आदमी देख ही नहीं पा रहा है तो गाड़ी जाकर ठोक दिया, उसके कारण भी हो रहा है। अब समझिए इसका कुछ उपाय है जो सरकार ने करा है, वो समझने वाला है। पहला, फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन। ये क्या समझते हैं? जैसे जो फ्लू गैस, जैसे जब भी आप कोई जीवाश्म ईंधन जलाते हो तो वहाँ से सल्फर गैस SO2 गैस निकलती है। उस गैस को डीसल्फराइज करने की एक टेक्निक है, उसको बोलते हैं फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन। दूसरा, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम, इसको NCAP भी बोल सकते हैं, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम। ठीक है, ये 2019 में स्टार्ट हुआ था। इसके तहत क्या किया गया कि सरकार ने लक्ष्य बनाया कि 2025 तक हम क्या करेंगे, 131 शहर में PM10 को 40% तक कम कर देंगे। कहाँ तक? 40% तक। फिर अगला है FAME 2 योजना और SA-TET योजना, 2 योजना और चल रही है। ये सब FAME 2 क्या है, SA-TET क्या है, ये सब हम आगे धीरे धीरे करके डिस्कस कर लेंगे। एक भी सिंगल पॉइंट मिस आउट नहीं होने देंगे। यदि कोई बच्चा मेरे लेक्चर्स को कंटिन्यू फॉलो करता रहेगा तो मैं पूरे विश्वास के साथ कहने में सक्षम हूँ कि इससे संबंधित जो भी प्रश्न बनेंगे वो बन जाएंगे आपके। हाँ, पढ़ने के लिए तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन एग्जाम में कितना आपके दिमाग के साथ जाता है फ़र्क इस बात से पड़ता है। बाकी मैं डेली रिवीजन भी कराता रहूँगा ताकि जो डाटा है वो याद हो सके। इसलिए लेक्चर 1 से लेक्चर लास्ट तक आप लोग कंटिन्यू देखिएगा, बीच बीच का लेक्चर देखिएगा तो शायद कुछ समस्या आ सकती है। बाकी कुछ सुझाव हो तो आप जरूर दीजिए। ठीक है, अभी हम समझते हैं फिर आगे। तो हमने पराली जलाने की घटना पढ़ ली थी, उसके प्रॉब्लम्स पढ़ लिए, दिल्ली में और क्या क्या रीजन्स हैं वो भी पढ़ लिए। इससे संबंधित मेंस में जो प्रश्न आए वो अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं कि पर्यावरण की स्थिति पे एक रिपोर्ट आती है। ठीक है, 2023 में एक रिपोर्ट आई, इसको पर्यावरण केंद्र द्वारा लागू मतलब निकाला जाता है। ये एक वार्षिक रिपोर्ट है, मतलब हर साल आती है। ठीक है, मतलब बताती है कि आपका इन्वायरमेंट या क्या कंडीशन है, इस पर ये रिपोर्ट आई। ठीक है, तो इसमें जो बात होती है ना वो क्लाइमेट चेंज की होती है। जैसे आप ये कहना चाहते हैं कि आपका जो क्लाइमेट चेंज है ना वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कितना हो रहा है, कितना इफेक्ट पड़ रहा है। फिर कृषि और उद्योग पे क्लाइमेट चेंज का क्या इफेक्ट है या उसका क्लाइमेट चेंज में क्या इफेक्ट है, समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक एग्रीकल्चर जैसे पराली है तो ये क्लाइमेट को कितना प्रभावित कर रहा है और क्लाइमेट वापस से इसको कितना प्रभावित कर रहा है, दोनों चीज़ के आंकड़े बताता है। प्लास्टिक की बात भी करता है, प्लास्टिक प्रदूषण की भी, और बायोडाइवर्सिटी की भी। ठीक है, इसमें समझते हैं आप इसका मेंस में यूज करिएगा, ध्यान से। आप लिख सकते हैं कि पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत जो है 30 लाख टन डेली नगर पालिका ठोस अपशिष्ट कचरे को बाहर निकाल रहा है। और ये बिल्कुल डिसमैनेज है, ये कहाँ रखे जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आप कुछ बता नहीं रहे। आप कहते हैं कचरा से बिजली उत्पादन करेंगे, उसकी भी कुछ ठोस मतलब उस बड़े लेवल पे उसका क्रियान्वयन हो नहीं पा रहा, सरकार अभी काफ़ी पीछे। आप समझ रहे हैं ना? तो ये आप याद रखिएगा। पूछा है पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट कौन निकालता है, तो पर्यावरण केंद्र द्वारा निकाले जाते हैं। कब? ये वार्षिक रिपोर्ट है। ठीक है, इन सब चीज़ों की बात करता है। ये कहता है कि 30 लाख टन जो है आपका कचरा जो है डेली निकल रहा है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गई। अगला देखते हैं, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड जो है सॉरी, ये एक वैधानिक निकाय है। ठीक है, वैधानिक निकाय का मतलब है इसको किसी नियम अधिनियम के तहत बनाया गया हुआ। ठीक है, ये जो है जल प्रदूषण अधिनियम 1974 और वायु प्रदूषण अधिनियम 1981 को मर्ज करके बनाया गया। ठीक है, यानी उसी के तहत बनाया गया। ठीक है, अब इन समझते हैं फिर से। देखिए, जल प्रदूषण यानी जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण पर तो बात करेगा कौन? पर्यावरण केंद्रीय पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो है। ठीक है, एक वैधानिक निकाय है। ठीक है, अब समझते हैं, ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज जो है उसको अपनी सेवा देता है, सलाह देता है और ये बताता है कि आप क्या करिए क्या नहीं करिए। ठीक है, बेस्ट सजेशन देता है। और ध्यान से देखिए, राष्ट्रीय वायु निगरानी कार्यक्रम चलाता है जिसको NAMP बोल सकते हैं, और वायु जो पानी है उसकी गुणवत्ता के लिए भी निगरानी करता है, मॉनिटरिंग करने के लिए ये पर्यवेक्षक का काम करता है, देख रहा है उसको। ठीक है, अब एक चीज़ और है, जैसे ध्यान से देखिए, ये जो आपका CPCB है ना, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड, ये क्या करता है, एक रैंकिंग एक मानक जारी करता है, उसको बोलते हैं NAAQS। ये NAAQS मानक क्या समझते हैं, इसके बारे में अभी आगे देखने वाले। NAAQS मानक जो है ये बताता है कि आपके देश में जैसे सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया, पार्टिकुलेट मैटर हो गया, ये सब जो है कितना लेवल होना चाहिए इसका, इसके लिए वो एक मानक तैयार करता है, इसको NAAQS बोलते हैं। ठीक है, ये एक तरह का उसका पैरामीटर है। इसमें से ये याद रखिए, पूछ सकता है कि जो आपका केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड निकालता है उसमें क्या क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड को मापता है,
नाइट्रोजन के ऑक्साइड को, पार्टिकुलेट मैटर 2.5 और 10 को, और ये इसका नियमित मॉनिटरिंग करते रहता है। ठीक है, फिर से एक बार उनके रिविजन करते जल्दी समझ में आ जाएगा। हमने पराली चढ़ाने की घटना पढ़ी थी, इसमें हमने बात किया कि 1 टन जो है यदि आप पराली जाते तो 2 kg सल्फर डाइऑक्साइड, 3 kg पार्टिकुलेट मैटर, 60 kg मोनोऑक्साइड, 1460 kg कार्बन डाइऑक्साइड और 199 kg राख निकलता है। ठीक है, इसके लिए फसल अवशेषी प्रबंधन आप कीजिए, प्लेटीकरण का टेक्निक है, पूसा बायोडिकम्पोजर। ठीक है, अब आगे समझते हैं। यदि आप नहीं कर रहे तो लॉस क्या है आपका, आर्टिकल 21 का हनन है, SDG 3 प्रभावित हो रहा है। IIT कानपुर का रिपोर्ट कह रहा है कि दिल्ली में 10,000 लोग का लाइफ हर साल खत्म हो रहा है। शिकागो विश्वविद्यालय कहता है कि 11 साल आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी दिल्ली में घट गई। स्वच्छ वायु कोष कहता है कि $95 बिलियन का आपको लॉस है हर साल। ठीक है, सॉल्यूशंस के लिए आप देख लीजिए। पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट हमने समझ गया, केंद्रीय ये जो पर्यावरण केंद्र द्वारा निकाले जाते हैं वार्षिक रिपोर्ट है, ये बताता है कि आपका 30 लाख जो है टन जो है डेली कचरा नगर पालिका निकाल रही है। ठीक है, देश के अंदर, भारत में। फिर NAAQS जो आपकी मानक आते हैं, मानदंड आते हैं, वो लागू पूरे देश में होती है। इसमें सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, अब दोनों पार्टिकुलेट मैटर, ये नियमित निगरानी करता है। ठीक है, और हमने पढ़ लिया इसके बारे में। अब हम अगला टॉपिक देखेंगे, वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1981। याद कीजिए, वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम और जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम दोनों को मिला के CPCB को काम दिया गया है, यानी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड, और जो स्टेट प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड को के साथ में मिलके काम करता है। ठीक है, अब हम आगे समझते हैं। ये जो आपका है यानी कि वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम जो है आपका, ध्यान से देखिए, ये वायु प्रदूषण नियंत्रण जो अधिनियम है ना आपका, ये 1972 में स्कॉटहोम में एक सम्मेलन हुआ था। तो उसके जो डिसीजंस आए थे ना कि भाई आप ये कीजिए वायु प्रदूषण को कम करने के लिए, उसके निर्णय को लागू करना था सरकार को, उसके लिए इन्होंने बनाया था वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1981 में। ठीक है, और इस अधिनियम के तहत ये क्या करते हैं, सारे इंपॉर्टेंट शब्दों को परिभाषित कर देते हैं। जैसे पूछा है कि ये वायु प्रदूषण क्या होता है, प्रदूषक क्या है, PM 2.5 क्या है, PM 10 क्या है, हम ये सब चीज़ को भी और आगे अच्छे से देखने वाले हैं। ठीक है, अगले किसी क्लास में उसको परिभाषित ये करता है। ठीक है, और CPCB जो आपका है और SPCB को ये काम सौंपता है। ठीक है, इसी से अधिकार मिलते हैं कि आप जो है, जैसे मान लीजिए कोई डिफ़ॉल्ट उद्योग के उन्होंने मानक जारी किए कि आप ऐसे करके इतना कचरा मैनेज कीजिए, यहाँ इतना डिसल्फराइजेशन टेक्निक लगाइए, आप हवा जो छोड़ रहे हैं गंदा सॉरी उसको मैनेज कीजिए, पर कोई कंपनी नहीं करे, उसको डिफ़ॉल्ट कंपनी उद्योग बोलेंगे, उस पर ये क्या करते हैं, उसको बंद करने का अधिकार ये रखते हैं। कौन? इस अधिनियम के तहत CPCB और SPCB। ठीक है, अब उम्मीद है आपको समझ में आ गई। जैसे देखिए अब हम जो टॉपिक देखने वाले हैं वो है राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम, जिसको NCAP भी बोलते हैं, 2019 से। ठीक है, देखिए इसमें क्या है ना कि आपका जो पर्टिकुलेट मैटर है PM 2.5 और 10, इसको कहा गया कि हम आपको समयबद्ध रूप से उसका कटौती कर देंगे, यानी टाइम बॉर्डर में उसको मतलब ख़त्म कर देंगे इन्वायरमेंट से। ठीक है, लेकिन ध्यान से ये जो आपका NCAP है ना, ये किसी भी अधिनियम में ना रजिस्टर्ड नहीं है, यानी ये नहीं है। ठीक है, अब जो है PM 2.5 की बात किया गया कि ये जो है 40 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब, समझते हैं पर्टिकुलेट मैटर को मापा कैसे था। मान लीजिए ये गिलास है और ये जो है इसका एक लेंथ है, एक ब्रीथ और एक हाइट है। ठीक है, और इसके अंदर जो आया हवा, मान लीजिए उसके अंदर उस हवा में कितना पार्टिकुलेट मैटर है, PM कण कितना मौजूद है, उसका आकलन करने के लिए तो वो बताया कि आपका 40 माइक्रोग्राम 1 मीटर क्यूब में लाना, और PM 10 जो है 60 माइक्रोग्राम पर 1 मीटर क्यूब में स्वीकार मानक किया गया इसका। ठीक है, ये समझिए। अब ये जो है, ये जो आपका NCAP है स्वच्छ वायु कार्यक्रम, ये जो लागू 132 गैर प्राप्ति वाले शहर, इसका गैर प्राप्ति वाले शहर का क्या मतलब है, देखिए कुछ शहर ऐसे होते हैं जहाँ 5 साल से बार बार जो इन्वायरमेंट के मानक है, पैरामीटर बनाए जा रहे हैं, वो फेल होते जा रहे हैं। उसके लिए ये खास करके टारगेटेड रूप से जो है ये चलाया जा रहा है, जिसको NCAP बोल सकते हैं। ठीक है, और हाँ, ये जो शहर है ना जहाँ पे 5 साल से फेल हो रहा है टारगेट, इसकी पहचान जो है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड द्वारा करी जाती है। ठीक है, और इसी राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम जो आपका है, उसी के तहत प्राण पोर्टल लॉन्च किया। प्राण पोर्टल क्या करता है, मॉनिटरिंग रेगुलर मॉनिटरिंग करते रहता है कि बताइए ये शहर है, यहाँ पे ये पार्टिकुलेट मैटर मैनेज नहीं किया गया, ये इन्वायरमेंटल इशू आ रहा है,
ये चीज़ें मैनेज नहीं की, इसमें जैसे बताते NAAQS जो है मानक है हो गया। फिर इसी के आधार पे AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स को निकाला जा रहा है, ठीक है। अभी हम उसी प्रकार WHO ने भी कुछ वायु गुणवत्ता दिशा निर्देशांक 2021 में रिलीज किए। जैसे देखिए भारत सरकार ने अपने, तो याद है NAAQS मानक निकाले थे किसने? CPCB, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड ने। उसी तरह WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी कुछ गुणवत्ता निर्देशांक दिए हैं कि आपके जो शहर है वहाँ पे कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पे बात करता है ये कि जो आपका पर्टिकुलेट मैटर है PM 2.5 और 10, ये जो इसके जो मानक है क्या क्या चीज़ मापे जाते हैं, ठीक है। उसमें PM 2.5 को मापा जाता है, 10 को, ऑक्सीजन को, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को, और सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड को। ये पूछ सकता है एग्जाम में कि जो WHO के मानक है जैसे भारत में NAAQS के बराबर है, ठीक है। मान लीजिए दोनों एक ही काम कर रहे हैं, ठीक है। पर यहाँ पे जो है पर्टिकुलेट मैटर 2.5, 10, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड को मापा जा रहा है, ठीक है। ये बाध्यकारी नहीं है। क्यों बाध्यकारी नहीं है? प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि अमीर और गरीब देश के बीच में फ़र्क है ना। एक देश जल्दी मैनेज कर, बाध्यकारी रहता तो सबको करना पड़ता, नहीं तो उस पर कुछ जुर्माना लगते, सैंक्शंस वगैरह लगते हैं ना। चलिए आगे देखते हैं। अगला है सफ़र की बात करते हैं। सफ़र क्या समझते हैं? सफ़र जो है एक चेतावनी प्रणाली है। चेतावनी प्रणाली का मतलब ये वार्निंग देती है। सफ़र जो है ये वार्निंग देने का काम करती है। ये जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ जो अर्थ एंड साइंस है उसके द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है। और ये पहली चेतावनी था। इसके अंदर पर्टिकुलेट मैटर को, ऑक्सीजन यानी ओजोन को, कार्बन मोनोऑक्साइड को, नाइट्रोजन के ऑक्साइड को, सल्फर डाइऑक्साइड, बेंजीन, पारा यानी मरकरी को, जाइलिन, ये सब का किया था। IITM पुणे और भारतीय मौसम विभाग जो है दोनों मिलकर इसको डेवलप करने में हेल्प किया था। शुरू किसने किया? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस ने, सफ़र, ठीक है। आगे चलिए ध्यान देते हैं। अब हम बात करते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स की। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है 2015 में लॉन्च किया गया था। 6 श्रेणी है इसके और 8 प्रदूषक को काउंट करता है। 6 श्रेणी मतलब क्या? ध्यान से देखिए, मान लीजिए ये श्रेणी हम यहाँ पे बना दिए। यदि आपके यहाँ 1 से लेकर 100 के बीच में आ रहा है, ठीक है, तो आप संतोषजनक में हैं। सॉरी, 1 से 50 तक में है तो अच्छा है, 50 से 100 तक है तो संतोषजनक यानी सेटिस्फाइंग है, 100 से 200 के बीच में आ रहा है तो आप मिडिल में हैं, 200 से 300 में है तो ख़राब है, और 300 से 400 के बीच है तो बहुत ख़राब है, और 400 से 500 के बीच में तो गंभीर है, और 500 से ऊपर चला गया तो बहुत गंभीर है। आप जाके अपने शहर का चेक कर लीजिए एक बार, AQI से करके लिख लीजिए अपने शहर का या दिल्ली का। आप चलेगा 350, 400, 500 ऐसे जा रहे हैं। दिल्ली में तो कई बार 550 प्लस भी चले जा रहे हैं बहुत बार। इसके अंदर जो 8 प्रदूषक है वो कौन कौन से देख लेते हैं एक बार। ये जो 8 प्रदूषक है PM10, 2.5, नाइट्रोजन का ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन, O3 यानी ओजोन, अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड और पारा, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स की बात करते हैं। ये 2024 में आया, ठीक है। इसने निकाला शिकागो विश्वविद्यालय में जो ऊर्जा नीति संस्थान है उसने जारी करी, ठीक है। कौन? शिकागो विश्वविद्यालय के एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स। ये जीवन प्रत्याशा, देखिए ये काम करता है कि आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, इन्वायरमेंट का इफेक्ट हो रही है, इस पर ही बात करता है, ठीक है। ये कहता है कि आपका जो है 2.7 ईयर हर साल लाइफ घट रहा है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ठीक है। इसने एग्जाम्पल दिया एक चीन का, कहता है चीन 2014 से लेकर आज तक जो है 41% अपने पॉल्यूशन को कम कर लिया, यानी चाइना जो अच्छा काम कर रहा है इसके लिए, ठीक है। फिर ये बात कर रहा है कि जो मीना मतलब मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका का देश है, वहाँ पे ये नया हॉट स्पॉट बन के उभरा है पॉल्यूशंस के लिए, जिसमें से कतर और इराक सबसे प्रदूषक है, ठीक है। भारत के लिए दिशा निर्देश इसका कहता है कि भारत जो है पर्टिकुलेट मैटर को 49 से 41 तक लेके आ गया, यानी माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब में क्या। ये बात करता है कि आप यदि तंबाकू खाते हैं, ठीक है, तो आपका 1.3 ईयर्स लाइफ एक्सपेक्टेंसी घट रही है, पर यदि प्रदूषण के कारण 3.6 ईयर पर ईयर आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी घट रही है, ठीक है। अगला है एसिड मंच, ASSET, ठीक है। ये क्या समझते हैं? ये नीति आयोग ने हाल ही में लेके आया, ठीक है।
लॉन्च करा। इसमें जो उनको मदद कर रहे हैं वो विद्युत मंत्रालय और ऊर्जा मंत्रालय। ये एसिड मंच जो है पूछ सकता है एग्जाम में किसने लाया। इसका पर्पस है कि आप जो है ऊर्जा सुरक्षा लाइए, ठीक है, पॉल्यूशन कम करिए और पीपीपी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को बढ़ाइए। ज्ञान का कमी है तो हम मदद करेंगे, राज्यों को हेल्प करेंगे, कुछ लोगों को फंड भी देंगे। फंड कहाँ से लाने हैं वो प्रोवाइड करवाने के लिए मंच आयोजन करेंगे। इन तमाम चीज़ों से एसिड मंच का आयोजन हो रहा है। उम्मीद है आपको आज की टॉपिक ठीक से समझ में आया। कुछ सुझाव हो तो आप ज़रूर प्रस्तुत करें। इसी प्रकार हर एक लेक्चर्स आते रहेंगे। इसमें से अगल जो है विजन IAS के मैगजीन्स को कवर कर लिया जाएगा और सारे वेबसाइट्स और जो भी इंपॉर्टेंट जहाँ से सोर्स लगेंगे मुझे देखूंगा मैं। डाउन टू अर्थ भी इसमें इंक्लूड होंगे, ठीक है। आप लोग निश्चिंत रहिए, आगामी परीक्षा में काफ़ी सहायक सिद्ध होगा। चलिए, लेक्चर देखने के लिए धन्यवाद।